यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन और आज से शुरू करेंगे हम हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसीज। लास्ट वीडियोस में एनडीपी और एनएनपी को कवर करने के बाद हम नेशनल इनकम के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज की, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मौद्रिक नीति। राइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ये जो वर्ड है हिंदी में इसे कहते हैं मौद्रिक नीति। मौद्री इज इक्वल्स टू मुद्रा और मॉनेटरी से अगर आप समझो तो इसका मतलब हुआ मनी। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि हम कुछ ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिसके थ्रू हम पैसे को जो फ्लो है, जो अवेलेबिलिटी है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। राइट, अब अगर मैं आपसे बोलूं मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होती है तो आप ये समझो दैट मॉनेटरी पॉलिसी refers to the measures pertaining to policy undertaken by the central bank, that is RBI, to influence the availability, determine the size and rate of growth of the money supply in the economy। यानी आपकी जो देश की अर्थव्यवस्था है, आपकी देश की जो इकोनॉमी है, इसके अंदर आप मनी सप्लाई को मॉनेटरी पॉलिसी की सहायता से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप कुछ स्टेप्स लोगे और आपसे यहाँ पे तात्पर्य किसका है? आपसे यहाँ पे अर्थ है हमारा सेंट्रल बैंक। हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका काम ये है कि आरबीआई जो है वो अपने कुछ मेजर्स लेकर या कुछ ऐसी पॉलिसीज बना करके हमारी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि हमारी देश की इकोनॉमी में मनी सप्लाई यानी कि पैसों की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करता है। और जब पैसों की अवेलेबिलिटी चेंज होती है तो साथ में जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो भी चेंज होती है। ठीक है, अब लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी जो हमको मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। राइट, अगर किसी भी व्यक्ति के पास पैसा रहेगा, जैसे नॉर्मल थिंकिंग होती है दैट इफ अ पर्सन हैज मनी, प्रॉब्लम क्या है? वो अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, उसकी डिमांड भी पूरी हो जाएंगी, है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड डिमांड, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि नीड जो होती है किसी भी व्यक्ति की तीन जरूरी आवश्यकताएं हैं, दैट इज हिंदी में रोटी, कपड़ा एंड मकान, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान उसकी जरूरत है, उसकी नीड है। लेकिन जो डिमांड होती है, डिमांड जो है, अब डिमांड तो व्यक्ति हेलीकॉप्टर की भी कर सकता है, डिमांड व्यक्ति डायमंड्स की भी कर सकता है, गोल्ड की भी कर सकता है, सिल्वर की भी कर सकता है। डिमांड व्यक्ति एप्पल के आईफोन्स या जितने भी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनकी भी कर सकता है। और डिमांड कोई भी व्यक्ति कब कर पाता है? डिमांड कोई भी व्यक्ति तब कर पाता है जब उसकी उस वस्तु को या उस गुड्स को खरीदने की डिजायर हो, साथ ही साथ उसके पास ये एबिलिटी हो कि वो उस वस्तु को खरीद सके। तो ये जो एबिलिटी आती है, एबिलिटी से क्या मतलब समझते हैं हम? एबिलिटी का मतलब जेब में उतना पैसा हो, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास उतना पैसा है कि वो गोल्ड की डिमांड कर रहा है तो वो गोल्ड जाके परचेस कर सके, है ना। तो क्या होगा? वो गोल्ड की डिमांड कर सकता है। अगर उसकी इच्छा है कि उसे सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, या मान लीजिए चलिए कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना है फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसकी ये इच्छा है और उसकी जेब में इतना पैसा है कि वो खरीद सकता है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू हिज डिमांड। ठीक, तो वो चीज क्या हो जाएगी? इस व्यक्ति की डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए, है ना, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमने ये चीज पढ़ी हुई है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है द प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। राइट, मतलब अगर किसी वस्तु का जो प्राइस है ना, अगर किसी वस्तु का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा होता है तो व्यक्ति उसकी डिमांड कम कर देता है, और अगर किसी वस्तु का प्राइस बहुत कम होता है तो व्यक्ति उसकी डिमांड ज्यादा करता है। यहाँ पे अगर आप प्राइस की जगह ये समझो कि वो जो वस्तु व्यक्ति खरीदना चाहता है, जो भी प्रोडक्ट व्यक्ति खरीदना चाहता है, अगर वो एबल है, अगर उसके पास इतना पैसा है, अगर वो 1 लाख का भी कोई गुड है या कोई प्रोडक्ट है, लेकिन अगर उसकी जेब में 1 लाख रुपए है, देन ही कैन परचेज दैट गुड, है ना, तब वो व्यक्ति वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। और वही लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब भी किसी गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उसकी सप्लाई बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब किसी व्यक्ति की जेब में पैसा आ गया किन्हीं कारणों से, तो उसने डिजायर भी की और वो एबल भी हो गया, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई।
और जब धीरे धीरे ऐसा करते 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 कई सारे व्यक्तियों के पास बाय एनी रीजंस पैसा जो है वो इकट्ठा हो जाए, राइट, और वो अपनी डिमांड की डिजायर भी कर सके और उसे एबिलिटी के साथ फुलफिल भी कर सके, तो लोग डिमांड करना शुरू करेंगे। और जब चीजों की डिमांड होने लगेगी तो प्रोड्यूसर्स क्या देखेंगे? अपना प्रॉफिट। और जब प्रोड्यूसर्स देखेंगे अपना प्रॉफिट तो पी से प्रॉफिट और पी से प्राइस दोनों ही यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये ध्यान रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी से जो होने वाला है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अगर मतलब मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम ला रहे हैं तो हम क्या करना चाहते हैं? मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे कि उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कंट्रोल रहे तो उनके प्राइस कंट्रोल में रहे, और प्राइस कंट्रोल में रहेंगे तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी, राइट। सो द मेन रीजन बिहाइंड मेकिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड अचीविंग द हायर ग्रोथ रेट्स। हमको ग्रोथ भी बढ़ाना है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने देना है। क्यों? अब जैसे देखो, अगर क्या हुआ कि लोगों के पास डिमांड हो गई, डिमांड से प्राइस इंक्रीज हो गया, सबको पता है, इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन आएगा तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, लोगों को जो उनके यहाँ एम्प्लॉयज होते हैं महंगे पड़ने लगे, किन्हीं कारणों से ऐसा लगने लगे कि नहीं नहीं, इसको जो सैलरी हम देते हैं ये हमारे खर्चे के बाहर है क्योंकि महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो इस इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण उस व्यक्ति की जो नौकरी है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो खैर हम जब इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन का एम्प्लॉयमेंट पर, ग्रोथ पर, राइट, लैंडिंग पर और ये सारी चीजों पर क्या असर पड़ता है ये हम देखेंगे। अभी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी से हम लोगों के पास जो पैसे की लिक्विडिटी है, जो पैसे के मतलब आप कह सकते हो लिक्विडिटी है, आवक है, इसको हम किसी तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब इनके पास जो इनकम जो पैसे की लिक्विडिटी है ये हम कंट्रोल कर लेंगे तो डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी, डिमांड कंट्रोल में रहेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेंगे, राइट। फर्स्ट थिंग, मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक उद्देश्य ये होता है, इसलिए हमको मॉनेटरी पॉलिसीज बनानी पड़ती है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो मॉनेटरी एक्सपेंशन है, राइट, मॉनेटरी एक्सपेंशन को हम हर तरीके से यहाँ पर जो है कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मॉनेटरी एक्सपेंशन को कंट्रोल करके हम क्या करेंगे? एज टू मेंटेन अ रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। वही बात है कि भाई अगर हमने डिमांड कंट्रोल में कर दी, लोगों की जेबों में जो पैसा है वो लिमिटेड अमाउंट में रहेगा तो प्राइस भी स्टेबल रहेंगे, है ना। अगर आप आज की डेट में मार्केट जाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, कि कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो मान लो कि लोगों के पास इस वक्त अवेलेबिलिटी है, यानी लोग इस वक्त एबल है, उनकी ये क्षमता है कि उनको कोई भी गुड या कोई भी प्रोडक्ट जिस भी प्राइस पे मिल रहा होगा वो परचेस कर सकते हैं, है ना। अगर आप मार्केट में सब्जी लेने भी जाते हो, आपको मालूम है अगर आपके पास पैसा है तो सिंपल से एग्जाम्पल है लेकिन ये बात सही है कि आपको अगर कोई वेजिटेबल या कोई सब्जी अगर 10 रुपए बढ़ा के भी सब्जी वाला बेचेगा, आप परचेस कर लोगे बिकॉज यू हैव मनी। बट इफ यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर अमाउंट तो आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट बार्गेनिंग, है ना। आप किसी भी तरीके से कोशिश ये करोगे कि जितना पैसा आपकी जेब में है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो चीज वहां पे मिल जाए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? प्राइस को स्टेबल रखने के लिए आप भी यहाँ पे एक रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हो क्योंकि आपकी जेब में भी पैसा नहीं है। सेकेंडली, इंश्योर द एडिक्वेट एक्सपेंशन इन क्रेडिट टू असिस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे क्या हुआ कि एडिक्वेट एक्सपेंशन इन क्रेडिट, अब क्या होता है, जैसे लोगों के पास पैसा आता है, राइट, लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है? तो इन जनरल अगर आप बात करो तो इनकम्स तो होती हैं बट आफ्टर ऑल की जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो भी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको लेना पड़ता है बैंक से क्रेडिट, राइट, बैंक से लेते हैं ये लोग लोन। तो अगर यहाँ पर जो लोन है वो सस्ते हो जाएंगे, यानी उस पर लगने वाली जो ब्याज दरें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कम हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या जो मार्केट इन्वेस्टर्स होंगे वो जा करके लोन लेंगे क्योंकि उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। आप खुद सोचो कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 1 लाख रुपए का लोन लो आप, 1 साल बाद आपको सिर्फ 5%, दैट इज ओनली 5,000 आपको 1 साल बाद पे करना है,
तो आप क्या करोगे, आप बड़ी आसानी से जाकर के 1 लाख रुपए का लोन ले लोगे विद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगले 1 साल बाद आपको 5,000 रुपए अपनी जेब से देना भी पड़े तो कोई बुराई नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 लाख रुपए का लोन लेने पर आपको 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है ना, तो 1 लाख रुपए पे आपको 1 साल बाद 1.25 लाख लौटाने हैं, दैट इज 1,25,000। दैट मीन्स आपको ये लगेगा कि 25,000 रुपए अपनी जेब से देने का क्या मतलब है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट नहीं लोगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वो सारे तरीके जिनके थ्रू मार्केट में कैश की लिक्विडिटी बढ़ सकती है उनको कंट्रोल करने का हम प्रयास कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक। अब जब मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं तो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, प्राइस स्टेबल हो जाते हैं, एक्सचेंज रेट भी स्टेबल होने लगते हैं, ठीक। ये जो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, किसी भी दूसरे देशों की, जैसे हार्ड करेंसीज की अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा, वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, दुनिया भर में कितनी प्रकार की हार्ड करेंसीज होती हैं, दुनिया भर में 6 प्रकार की हार्ड करेंसीज होती हैं, राइट। ये जो हार्ड करेंसीज होती हैं ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती हैं, मतलब आज की डेट में अगर इन हार्ड करेंसीज को लेकर के, इन 6 में से कोई एक भी हार्ड करेंसी को लेके आप दुनिया के किसी भी देश में घूम सकते हो, आपको कहीं भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। 6 हार्ड करेंसीज कौन कौन सी होती हैं, यूएस डॉलर, यूरो, कनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और स्विस फ्रांस, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज की हैं, मतलब यूएस हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और फ्रांस। ये 6 कंट्रीज की जो करेंसीज हैं, ये जो होती हैं ये हार्ड करेंसीज कहलाती हैं, ठीक है। और इन हार्ड करेंसीज के कंपैरिजन में हमारे देश की जो करेंसी का रेट होता है वो कहलाता है एक्सचेंज रेट। जैसे आज के समय की अगर हम बात करते हैं, है ना, आज के समय की अगर मैं बात करूं तो 1 यूएस डॉलर is equals to 70 Indian rupees, that is 70 INR, ठीक है। मतलब जब आप अपने देश में 70 रुपए खर्च करोगे, देश के 70 रुपए खर्च करोगे, तब आपको $1 मिलेगा। दैट मीन्स इस वक्त यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि जब हम मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करने के साथ ही हमारी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, प्राइसेस के माध्यम से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए तो हमारे एक्सचेंज रेट भी धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं, ठीक है। ये सारी जो एक्सचेंज रेट वाली बातें हैं ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में हमको मिलेंगी, तो हमें और अच्छे से समझ में आएंगी। अभी के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे ध्यान रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी का केवल और केवल उद्देश्य यही है कि इनकी सहायता से हम हमारे देश में इन्फ्लेशन, दैट इज महंगाई, को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो प्राइस है वो स्टेबल रहे, लोगों को जो क्रेडिट मिल रहा है उसका रेट भी हम थोड़ा सा कम रख रहे हैं, ताकि जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रह सके, देश की ग्रोथ हो और एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात तो हो गई। अब बात आती है कि चलो भैया हम बोल रहे हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपने जादू की छड़ी घुमाई, आरबीआई ने जादू की छड़ी घुमाई और एक रात में मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जब वो मनी सप्लाई कंट्रोल करती है तो 3 तरीके से स्टेप्स ले सकते हैं, या तो क्वांटिटेटिव, या तो क्वालिटेटिव, या तो डायरेक्ट एक्शन। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स में क्वांटिटी को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में क्वालिटी को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, और डायरेक्ट एक्शंस लिए जाते हैं तब जब कोई भी बैंक्स जो होते हैं वो आरबीआई की बातों का या आरबीआई के नॉर्म्स और रेगुलेशंस का पालन नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे के सारे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स, नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटेटिव और डायरेक्ट एक्शन की बात करेंगे। तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल जो होते हैं निम्न तरीके से, यहाँ पे आपको फॉलोइंग टाइप्स जो हैं ये दिख रहे हैं, दैट इज दी सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। इन सारे के सारों में से 6 के 6 में से सबसे ज्यादा फेमस यही 2 हैं, दैट इज दी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो ये जो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के शब्द हैं ये आप लोगों ने हमेशा सुने हैं, डेली जो आपके डे टू डे करंट अफेयर्स होते हैं उनमें भी आपको ये सुनाई देता रहता होगा। इसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट और आ जाते हैं कंट्रोल करने वाले वो होते हैं सीआरआर और एसएलआर, ये दोनों भी, इन दोनों के बाद सबसे ज्यादा फेमस यही 2 है, राइट। देन आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस और फिर आता है बैंक रेट। अब ये होते क्या है,
इसको समझेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो की। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है क्या नाम है इसका, कैश रिजर्व रेशियो। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ कैश है जिसका एक रेशियो है, उसको हम रिजर्व कर रहे हैं। ठीक, एक रिजर्व कैश है कुछ पर्टिकुलर रेशियो का। तो कौन रिजर्व कर रहा है, किसके पास रिजर्व कर रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने देखा है कमर्शियल बैंक्स ओपन होते हैं हमारे देश में, अलग अलग तरीके के कमर्शियल बैंक्स हैं, ढेर सारे। SBI हुआ, PNB हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें यूनियन बैंक हुआ, ढेर सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, है ना। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जब ये बैंक्स खुले होंगे या जब भी हमारे देश में कोई नया कमर्शियल बैंक खुलने को होता है या ओपन होता है, तो क्या किया जाता है, हमारी जो RBI होती है वो उससे ये कहती है कि तुम्हारे पास जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक पर्टिकुलर रेशियो तुम RBI के पास कैश के फॉर्म में सेव करो। ठीक, मतलब तुम उस पर्टिकुलर रेशियो को RBI के पास कैश के फॉर्म में रखो। ठीक है, अब पहला सवाल ये उठता है कि RBI ऐसा क्यों कर रही है। RBI ऐसा इसलिए करती है कि भाई कल की डेट में अगर कोई बैंक है ना, जिसने मान लो कोई स्कैम किया और उस स्कैम के बाद आपके जो डिपॉजिटर्स थे, उस बैंक के जो डिपॉजिटर्स थे, उनका जो पैसा है वो लेके बैंक फरार हो गया। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है जिन्होंने वो बैंक ओपन किया हो। अगर वो उस पैसे को लेके फरार हो गए तो जो जनता का पैसा है, जो पब्लिक डिपॉजिट है, जनता क्या करेगी, राइट। ऐसी जो है आप कह सकते हो अनवांटेड सिचुएशन से निपटने के लिए एज अ सिक्योरिटी RBI अपने पास एक पर्टिकुलर रेशियो में यहाँ पे अमाउंट जो है कैश के फॉर्म में रखवा लेता है। ठीक, अब मैं बार बार आपसे क्या बोल रही हूँ कि जो कैश होता है वो लिक्विडिटी होती है, यानी कि मार्केट में जितना ज्यादा कैश होगा लोग उतना ज्यादा डिमांड करेंगे। तो अगर यहाँ पे कैश की कमी होना शुरू हो गई, कैश की कटौती आप देखोगे इनडायरेक्टली मेजर्स के थ्रू RBI जो है वो कैश की कटौती कर रहा है, जिससे लिक्विडिटी फ्लो कम हो रहा है। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या किया, बोला कि जाओ कैश फॉर्म में हमारे RBI के पास कुछ पर्टिकुलर रेशियो रखो। तो CRR, अब बात ये आती है कि अगर ये कैश हमने RBI के पास किसी बैंक ने रखा तो क्या RBI उसको उस पर्टिकुलर अमाउंट पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी क्योंकि ये जो अमाउंट है, ये जो CRR है, ये एक सिक्योरिटी मनी है, राइट। कल की डेट में अगर वो बैंक फरार होती है या वो बैंक बंद हो जाती है किसी भी कारण से, कुछ भी होता है, तो इन केस ऑफ एनी अनवांटेड सर्कमस्टांसेस RBI के पास रखा हुआ वो सिक्योरिटी मनी लोगों की मदद कर सकता है। एटलीस्ट 1%, मैं बोलती हूँ 100% नहीं होगा मालूम है, लेकिन फिर भी 1 to 5% कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो उन पब्लिक के पास पहुंचेगा जिन्होंने उस बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया था। CRR as a tool of monetary policy is used when there is a relatively serious need to manage the credit and inflation। जब कभी भी देश में आपको पता चलेगा कि रिलेटिवली सीरियस नीड आ जाए कि हमको क्रेडिट और इन्फ्लेशन दोनों को मैनेज करना है, तो हम CRR का यूज करते हैं, हम इन द सेंस RBI। अब सेकेंड जो इंपॉर्टेंट रेशियो आता है वो आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट। तो लिक्विडिटी वर्ड आपने देखा यहाँ पे आ गया है ना, लिक्विडिटी वर्ड यहाँ पे पहली मेंशन है और ये भी एक तरीके का क्या है, रेशियो है। तो इस रेशियो में क्या होता है, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद देमसेल्व्स इन अ लिक्विड फॉर्म। ठीक, अब ये जो बार बार एक वर्ड आ रहा है ना लिक्विड, इस लिक्विड से क्या समझते हैं, इस लिक्विड का मतलब केवल और केवल कैश नहीं हो सकता। इस लिक्विड में बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, डिबेंचर्स भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीदी जा सकती है, राइट। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की हम बात कर रहे हैं, इनका क्लासिफिकेशन आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जिससे आपके दिमाग से ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ सिक्योरिटीज ये बहुत अच्छे से क्लियर रहा करेगा। ठीक है, अभी बात करें हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की, तो हमने बोला कि भाई आप एक काम करो, आपने CRR तो RBI के पास रखवा दिया, RBI ने बोला कि तुम कैश रखो, बट आफ्टर इट RBI सेड दैट डू वन थिंग कि कुछ पर्टिकुलर परसेंट अपने पास भी लिक्विड फॉर्म में तुम रखो। ठीक है, इसके थ्रू मतलब अगर आप समझो कि अभी की डेट में चल रहा था 3% ऑफ CRR, मान के चलते हैं कि 3% चल रहा है, यहाँ पे हमने बोला 18.5% ऑफ SLR, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया 20 to 22% ऑफ अमाउंट जो कि बैंक लेकर के अपना टोटल डिपॉजिट से स्टार्ट कर रहा था वो यहाँ पे ब्लॉक हो गया। ठीक है, अगर इन केस कोई बैंक जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन नहीं करता और इन द केस ऑफ चेकिंग्स, इन केस ऑफ ऑडिट्स ये चीज यहाँ पे सामने आई,
तो क्या होगा, इन बैंक्स पर करोड़ों रुपए तक की पेनाल्टीज लगने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहली चीज ये होती है, इसलिए इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन द CRR एंड SLR इन ईच एंड एवरी कमर्शियल बैंक, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैंक्स होते हैं, राइट, जो बैंक्स हमारे होते हैं, बैंक्स की अर्निंग्स किसके थ्रू होती है? बैंक्स की जो अर्निंग होती है वो कैसे होती है? जब कभी भी बैंक अपने पास अवेलेबल पैसे को पब्लिक को देता है या किसी ऐसी आप कह लो फर्म को देता है जिसके माध्यम से वो क्रेडिट देता है ना, जब वो क्रेडिट देता है तो उस क्रेडिट पर उनको मिलता है इंटरेस्ट, दैट इज उससे होती है उनकी इनकम अर्निंग, है ना। तो मतलब कोई भी बैंक जो है वो क्रेडिट इसलिए देना चाहता है ताकि जितना वो क्रेडिट दे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बेटर रहेगा, उसका क्रेडिट जितना ज्यादा जाएगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक की होगी कमाई। ठीक, तो कोई भी बैंक, अब जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल कमर्शियल बैंक्स हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि उनका जितना भी प्रॉफिट मेकिंग है वो यहाँ पे पॉसिबल हो सके। तो अगर भाई ऐसा हो गया कि सारे बैंक्स को यहाँ पे छूट मिल जाए कि आप पूरा का पूरा जो 100% आपका टोटल डिपॉजिट है उसको आप जाकर के क्रेडिट में पास करो, क्रेडिट पास करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट पास करोगे तो लोगों के पास ढेर सारा पैसा पहुंचने लगेगा, मार्केट में लिक्विडिटी ऑफ कैश जो है वो इंक्रीज होगी, फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, वही पूरी कहानी रिपीट होगी। इसलिए आरबीआई क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली इन बैंक्स के पास से जो पर्टिकुलर कुछ परसेंट में यहाँ पे कमी ला करके उनका जो टोटल डिपॉजिट है उसको धीरे धीरे कम कर रहा है। अब जैसे आप देख रहे हो कि CRR और SLR का यूज करके अप्रोक्सीमेटली 20 to 20% ऑफ कैश यहीं पे ब्लॉक कर दिया गया, राइट। तो मतलब 78 to 80% कैश यहाँ पे रिमेनिंग बचा है किसी भी बैंक के पास। अब आगे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू ये करेंगे, तो फर्स्टली आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप OMO भी बोल सकते हो, दीज आर कंडक्टेड बाय द RBI बाय वे ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ द G-Secs टू एंड फ्रॉम द मार्केट with an objective to adjust the rupee liquidity conditions in the market on a durable basis। मतलब क्या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स से, ये जो G सेक्टर्स लिखा हुआ है इसको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है, जो G सेक्टर्स लिखा है ये क्या लिखा है, गवर्नमेंट सेक्टर्स से हम क्या कर रहे हैं कि सेल और परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट सेक्टर से अगर सेल और परचेज कर रहे हैं तो क्या सेल कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर क्या सेल कर सकती है, क्या परचेज कर सकती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो सिक्योरिटीज सेल कर सकती है या परचेज कर सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है जनरली काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म होती है, समझ में एक बार में इतना ज्यादा नहीं आती। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है मैं आपको देती हूँ, LIC, सभी को पता है गवर्नमेंट सेक्टर्स का पार्ट है। LIC क्या करता है, ये क्या कर रहे हैं कि जब भी कभी LICs होती है इनके यहाँ पे जो है अलग टाइप से कुछ नॉर्म्स या इस तरीके से ऐसे कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं RBI के थ्रू, जिसके थ्रू ये क्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति के पास कैश है उसको व्यक्ति को यहाँ पे एनकरेज किया जाता है कि आप अपना जो कैश है वो इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दो, ठीक। तो इससे क्या होगा, उनकी जेब में पड़ा हुआ जो कैश है, जो लिक्विडिटी है, इट विल कन्वर्ट इनटू अ सिक्योरिटी फॉर देयर फ्यूचर। तो फ्यूचर में जब भी वो कैश बाहर आएगा वो बात अलग होगी, लेकिन अभी प्रेजेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, उस कैश को, उस लिक्विडिटी को ब्लॉक कर रहे हो। कैसे, कोई LIC पॉलिसी, जैसे फॉर एन एग्जांपल आफ्टर 5 years विद अ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको जो आप 1 लाख रुपए अगर अभी इन्वेस्ट करो, आफ्टर 5 years 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको अमाउंट वापस मिलेगा। तो 5 साल का 7% मतलब 35,000 की इनकम हो जाएगी, है ना। तो कोई भी व्यक्ति सोचेगा दैट यस इट्स अ गुड ऑफर, सो कुछ नहीं करना है, पैसा अपने आप काम पे लग जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, 5 साल में 35,000 की कमाई हो जाएगी इसी पैसे पे। तो व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने जाकर के ठीक है LIC की उस पॉलिसी को समथिंग परचेज कर लिया। सेकेंड, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, दूसरी अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू, FTs, ये सारी चीजों पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वेरी किए जाते हैं, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसके थ्रू बैंकों के अलावा जो दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहां से फिर जो पैसा है उसको एक तरीके से आप कह सकते हो खींचा जाता है, या लिक्विडिटी को वहां से मेंटेन किया जाता है, राइट। When the RBI feels that there is excess liquidity in the market, it resorts to sale of securities, thereby sucking out the rupee liquidity। ये एक्चुअली में यही करना चाह रहे हैं कि मार्केट से रुपी की जितनी भी लिक्विडिटी है, अगर उनको ये लग रहा है ज्यादा पैसा है मार्केट में, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे,
तो वो उस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, ऐसी सिचुएशन में दे विल डू व्हाट, दे विल मेक द लिक्विडिटी कंडीशंस टाइटर एंड द आरबीआई मे बाय द सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट, देयर बाय रिलीजिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। जब कभी उनको ये लगता है कि कंडीशंस टाइट है, दैट मीन्स कि मार्केट में पैसे की कमी है, लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया। अब भाई बात यह है, अगर लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया तो लोग कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस होगा, प्रोड्यूसर्स को लॉस होगा तो इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी, फिर देश की जीडीपी इफेक्ट होगी और फिर पूरी वही कहानी जो है नेशनल इनकम पे आके रुक जाएगी। राइट, तो इस ऐसा भी नहीं होने देना है कि लोग जो है, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ना तो हमको जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग करने देना है कि लोगों का नुकसान होना शुरू हो और इन्फ्लेशन बढ़ जाए, लेकिन हमको इतना ज्यादा टाइटियर मॉनेटरी पॉलिसीज भी नहीं रखना है कि प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो और सारी की सारी देश की जो जीडीपी है वो बंद पड़ जाए। राइट, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से हम क्या करते हैं, या तो हम क्या करेंगे सिक्योरिटीज परचेज करके, या तो हम क्या करेंगे सिक्योरिटीज को सेल आउट करके जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक, ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देन व्हाट वी डू, देन नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट इज अ रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द लोन टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट कीपिंग एनी सिक्योरिटी। ठीक है, अब आप लोगों को बताया मैंने कि जो बैंक होता है, जनरल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनकी इनकम कहाँ से होती है, उनकी इनकम होती है लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट के थ्रू, है ना। तो उस लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट के थ्रू अगर बैंक की इनकम होती है और किन्हीं कारणों से ऐसा हो या कोई एनुअल रिपोर्ट्स ऐसी हो उनकी कि बैंक्स को घाटा होना शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे देखे हैं कि कई बार ऐसा होता है व्यक्ति लोन तो ले लेते हैं लेकिन उस लोन को चुका नहीं पाते, और जब वो उस लोन को चुका नहीं पाते हैं तो देन दैट अमाउंट कन्वर्ट्स इनटू एनपीए। एनपीए को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। राइट, तो अब जब वो पैसा किसी काम का नहीं रहा तो यहाँ पे बैंक को घाटा होने लगा, क्योंकि उस पैसे पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो बैंक चला गया घाटे में। अब जब बैंक को हुआ लॉस तो बैंक ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जाकर के आरबीआई से कुछ अमाउंट ले लेते हैं जिसके थ्रू हम हमारे जो लोन क्रेडिट फैसिलिटीज है उनको फिर से थोड़ा सा बूस्ट कर सकें और हमारा जो लॉस है उसको रिकवर करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो बैंक रेट जो होता है वह कैसा रेट होता है, जब बैंक आरबीआई के पास लोन लेने जाएगी तो बैंक को लोन कहाँ पे मिलने वाला है, बैंक रेट पे। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही बैंक रेट रखा है, क्योंकि बैंक को इसी रेट पे लोन मिलता है। तो बैंक को इस रेट पे जब लोन मिलता है तो क्या होता है, बिना किसी सिक्योरिटी के, विदाउट एनी सिक्योरिटी उसको यहाँ पे लोन दिया जाता है। सच लोन्स आर गिवन आउट आइदर बाय डायरेक्ट लेंडिंग और बाय rediscounting, buying back the bills of commercial banks and treasury bills. Thus, bank rate is also known as discount rate. ठीक है, इसको डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि क्या किया जाता है जब कमर्शियल बैंक्स के बिल्स या ट्रेजरी बिल्स को परचेज किया जाता है तो डिस्काउंट के तौर पे इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। ठीक है, when RBI increases the bank rate, the cost of borrowing for the banks rises and this credit volume gets reduced, leading to decline in the supply of money. Thus, increase in bank rate reflects the tightening of RBI monetary policy. मतलब आप ये समझो कि जब आरबीआई क्या करे, बैंक गया मान लीजिए लोन लेने, लेकिन वही बात है कि अगर बैंक को भी जो लोन है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तो क्या बैंक लोन लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि बैंक को नुकसान होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लीजिए कि यहाँ पे बात होती है कि ये हो गया आरबीआई, फॉर एन एग्जाम्पल आप मान लो ये हो गया एक बैंक XYZ, ठीक है, और यहाँ पे हो गई आप XY और यहाँ पे हो गई आपकी P फॉर पब्लिक। सो ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में कि आरबीआई से बैंक जब लोन ले तो उसको पड़े वो लोन 10% पर और आपको वो लोन दे दे 5% पर, है ना। 5% पर यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, तो कम से कम 15% लोन तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगाएगा, राइट। और जब एज अ पब्लिक, एज अ पीपल आप ये देखो कि नहीं यार बैंक से लोन लेने में तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, आप क्या करोगे, आप लोन लोगे क्या, आप लोन नहीं लोगे, जिसके कारण फिर वही होगा कि बैंक का वो लोन लेने का कोई फायदा नहीं निकलने वाला। इसलिए ऐसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो बैंक होगी वो लोन नहीं लेगी। ठीक है, अब जैसे सीआरआर ओपन मार्केट ऑपरेशन का भी आपको फैक्टर समझ में आया, सीआरआर और एसएलआर में भी यही होता है कि जब अगर बैंक ने क्या कर दिया, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया तो जो
80% ऑफ कैश अभी अवेलेबल है, वो डिक्रीज होकर के 75% तक भी आ सकता है। SLR जो है, बैंक चाहे तो 40% तक का भी जो अमाउंट है उसको ब्लॉक कर सकती है, राइट। RBI चाहे तो 40% अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो है किसी भी बैंक का ब्लॉक कर सकती है बाय यूजिंग दिस SLR, ठीक है। तो यहाँ 40, यहाँ 45% तक का डिपॉजिट ब्लॉक होने पर क्या होगा, कैश होल्डिंग कितना बचेगा, 55%। 55% में दे दो क्रेडिट, 55% में चला लो, तो 55% में क्या होने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रहेगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा तो फिर वही बात रहेगी कि मार्केट में मनी सप्लाई अपने आप नीचे आ जाएगी, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के टाइम भी यही होने वाला है, बैंक रेट में भी यही होने वाला है कि अगर बैंक रेट हायर रहेगा, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहेगी, तो कोई भी व्यक्ति और कोई भी बैंक जो है वो लोन जाकर के नहीं लेगा। अब यहाँ पे आते हैं दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट इज दी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। दीज टू आर द स्टार फैक्टर्स, क्योंकि ये आपके हर 3 महीने के बाद वेरी होता है, क्वार्टरली इनमें चेंजेस आने ही आने होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज का ये रूल है, हर 3 महीने में इनको रिव्यू किया जाता है, चेंज किया जाता है। और अगर ज्यादा कुछ जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी कंडीशंस दिखती हैं, देन इट विल कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, राइट। तो दो चीजें, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों को कंपेयर कर करके पढ़ने से आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमेशा याद रहेगा, ठीक है। सो रेपो रेट कैन बी डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज चार्ज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया while lending funds to the commercial banks, and the word repo technically stands for repurchasing option or repurchase agreement, ठीक है। अब जैसे मैं आपको वहां पे बैंक रेट बता रही थी, बैंक रेट इज ऑल्सो एज सेम एज लाइक रेपो रेट, ठीक। बैंक रेट में क्या होता है, जब कभी भी किसी बैंक को घाटा होता है तो क्या किया जाता है, कि वो बैंक RBI के पास जाके लोन लेती है, राइट। रेपो रेट में क्या होता है, रीपरचेजिंग ऑप्शन। रीपरचेजिंग ऑप्शन मतलब क्या, कि जब कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है वो इन कमर्शियल बैंक्स के पास सिचुएटेड जो भी आपकी सिक्योरिटीज होती हैं इनको रीपरचेज कर रहा है, या ये इनको दे रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन, इनको फंड लेंड करता है फॉर सम टाइम, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन कहलाता है ये कहलाता है रेपो रेट। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कहलाता है रेपो रेट। अच्छा, अब बात ये आई कि चलो भाई रेपो रेट और बैंक रेट आपने बोला दोनों जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, RBI चार्ज करता है किसी भी कमर्शियल बैंक पर जब वो कमर्शियल बैंक लेता है RBI से लोन। तो RBI के रेपो रेट और बैंक रेट में अंतर क्या हुआ, RBI के बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर ये होता है कि जब कभी भी बैंक्स जो होते हैं, जनरल बैंक्स जो होते हैं, वो 2 से 14 दिनों तक के लिए, राइट, 2 to 14 days लोन लें तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज नोन एज दी रेपो रेट, राइट। एंड अगर कोई बैंक 14 दिन से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, राइट, मोर देन 14 डेज के पीरियड के लिए लोन लेता है RBI से, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो कहलाता है बैंक रेट, ठीक। ये दो चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, वरना क्या होता है कि जब डेफिनेशन पढ़ते हैं ना कि रेपो रेट और बैंक रेट, भाई दोनों में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों ही RBI चार्ज कर रहे हैं किसी भी कमर्शियल बैंक पर। अंतर कहाँ है, अंतर यहाँ है कि जब रेपो रेट जो चार्ज हो रहा है वो केवल और केवल 2 से 14 दिनों के लिए चार्ज हो रहा है, और बैंक रेट जो है 14 दिन से ज्यादा समय के लिए कमर्शियल बैंक लोन लेगा तो बैंक रेट पे चार्ज करेगा, ठीक है। और जनरली क्या होता है, जनरली जो रेपो रेट होता है, राइट, रेपो रेट जनरली कम होता है, दैट इज अभी आप मान के चलो 4% समथिंग होगा। तो हमेशा जो बैंक रेपो रेट होता है इट इज ऑलवेज लेस देन दी बैंक रेट, क्योंकि क्या है यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई 14 दिन से ऊपर के लिए ले रहे हैं तो RBI भी सोचता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट RBI को भी मिल जाए, तो RBI क्या करता है, बैंक रेट को हमेशा ज्यादा रखता है एज कम्पेयर टू दी रेपो रेट। और दूसरी बात ये रहती है कि रेपो रेट को जो है 4% के थ्रू यहाँ पे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है 2 से 14 दिन के लिए दे रहे हैं, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहे हैं, इसलिए जो है कमर्शियल बैंक जल्दी पैसा लौटा देगा। और कमर्शियल बैंक जब जल्दी पैसा लौटा देगा तो क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, राइट। सो रेपो रेट इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जैसे रेपो में क्या हुआ, RBI चार्ज कर रहा था किस पर, बैंक्स पर। रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, बैंक्स चार्ज करेंगे RBI पर,
ठीक है। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि बैंक्स की जो इनकम हो रही है वो कैसे हो रही है, किसी भी लैंडिंग पर मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो रही है। कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं ड्यू टू सम हॉलीडेज और ड्यू टू सम रीजंस, बैंक्स को मिल जाता है 3-4 दिन का गैप इनकी वर्किंग से। ठीक, तो कोई भी, अब बैंक का काम क्या है, बैंक को प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, लेंडिंग के थ्रू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वहीं से आ रहा है। तो बैंक ये सोचता है कि चलो ये जो 3 से 5 दिन कभी कभी छुट्टियां मिल जाती हैं, 3 से 4 दिन छुट्टी मिल गई, 2 दिन छुट्टी मिल गई, इसमें बैंक सोचता है कि क्यों ना कुछ प्रॉफिट अर्न किया जाए और ये जो पैसा है ये किसी को बोरो करवा दिया जाए या किसी को लेंडिंग में दे दिया जाए। तो किसको देगा, तो उसके पास ऑप्शन बचता है आरबीआई। ठीक है, तो जो बैंक्स होते हैं दे गोज टू आरबीआई एंड दे से दैट वी हैव दिस अमाउंट एंड यू कैन बोरो दिस फ्रॉम अस फॉर 2 to 3 days। आप हमसे 2 से 3 दिन के लिए इस अमाउंट को ले लो, ठीक है, और बदले में हमको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दो। ठीक, तो जो है वो आप हमको दे देना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आरबीआई पे कर रहा है, लेकिन अंतर क्या होता है रेपो रिवर्स रेपो में। रेपो रेट में बैंक्स की जरूरत है कि उनको लोन चाहिए, दैट्स व्हाई दे बोरो फ्रॉम द आरबीआई। बट इन सम केसेस जनरली रिवर्स रेपो में क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उतना ज्यादा नीड नहीं होती, राइट। तो कई बार क्या होता है कि उसके पास क्या एक्सेस मनी है, जो कमर्शियल बैंक है वो केवल और केवल अपने एक्सेस मनी को एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आरबीआई को दे रही है, पार्क कर रही है, ताकि उसके बदले उसको कुछ थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे आरबीआई ये जो है ये नॉर्म लगाती है, ये कंडीशन लगाती है कि भाई जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ये बोलती है कि देखो तुम लोगों की नीड है इसलिए तुम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आई डू नॉट हैव एनी नीड कि मैं तुमसे ये लोन लूं या मैं तुमसे ये बोरोइंग करूं। तो आरबीआई यहाँ पे नॉर्म लगाता है दैट दिस रिवर्स रेपो रेट शुड बी लेस देन दी रेपो रेट। क्यों? क्योंकि आरबीआई को कोई जरूरत नहीं है लेंडिंग की, कोई बोरोइंग की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि अब बैंक के पास एक्सेस में पैसा पड़ा है और वो ये सोचता है कि चलो ठीक है 2-3 दिन के लिए इनका अमाउंट ब्लॉक हो रहा है तो इसको ब्लॉक कर लो। तो किसी भी तरीके से रिवर्स रेपो रेट के थ्रू भी यहाँ पे क्या करे कि चलो ठीक है तुमको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देंगे, कैश सप्लाई या करेंसी सब लिक्विडिटी जो है वो थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल हो जाएगी, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो क्या किया, रिवर्स रेपो रेट इसने देना स्टार्ट किया। सो यहाँ पे क्या हुआ कि रिवर्स रेपो रेट, लेकिन ध्यान रखना कि क्योंकि आरबीआई की ऐसी कोई जरूरत नहीं आन पड़ी है इसलिए हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो रेट से कम चार्ज होगा। किसी भी परिस्थिति में रेपो रेट विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन द रिवर्स रेपो रेट, राइट। तो इस वीडियो में अभी हमने किस किस पर बात कर ली, इस वीडियो में हमने बात करी मॉनेटरी पॉलिसीज पर, उनके ऑब्जेक्टिव्स पर, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डायरेक्ट एक्शन। मैंने आपको बताया 3 तरीके के मेथड्स होते हैं। इसमें से क्वांटिटेटिव मेजर्स में सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाया है। आई होप आपके इन टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे, राइट। अगर इसको मैं एक शॉर्ट समरी में समराइज करूं तो इस वीडियो से आपको जो बात समझनी है वो ये है कि जब कभी भी आरबीआई के थ्रू, राइट, जब कभी भी आरबीआई के थ्रू जो सीआरआर होता है, जो एसएलआर होता है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, जो बैंक रेट होता है, ये 3 चीजें इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। रेपो रेट भी क्या कर रहे हैं, रेपो रेट यहाँ पे इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है कि जब भी इन चीजों को हम बढ़ा देते हैं तो इनके पास क्या होता है, बैंक के पास जो है पैसे की कमी हो जाती है, ठीक है, हर तरीके से। और जब पैसे की कमी आ जाएगी या उनके हिसाब से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पड़ने लगेगा तो ये क्या करेंगे, इससे इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, है ना। इनसे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, आरओआई जो है हमारा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आरओआई अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, लोन्स अपने आप कम हो जाएंगे, लोन्स जो है डिक्लाइन होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोन्स आपके डिक्लाइन हो रहे हैं। लोन्स डिक्लाइन होने का फायदा क्या होगा, लोन्स डिक्लाइन होने का फायदा होगा कि जो मार्केट में मनी सप्लाई है या जो कैश की इनकमिंग है, जो लिक्विडिटी है, वो पूरे तरीके से डिक्लाइन हो जाएगी। अब जब आपका कैश डिक्लाइन हो गया, है ना, जेब में नहीं पैसा, तो आप डिमांड कैसे करोगे, तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। कैश से कम हो गई डिमांड और डिमांड से कम हो गया यहाँ पर प्राइस, और जब सारी चीजों के प्राइस कम रहेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में ही रहेगा। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर इतनी सारी चीजें करके
हम क्या कर रहे हैं, हम लास्टली कंट्रोल करना चाहते हैं इस इन्फ्लेशन नाम की बला को, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं हम बाय टेकिंग दीज क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, इनको अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होना है, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप नीचे डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट, जब हमें किसी स्टेज में ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसा नहीं है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, हम CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, इन सबको हम घटा देते हैं। इन सबको घटा देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप गिरेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो लोन्स बढ़ेंगे, लोन्स बढ़ेंगे कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगी डिमांड आएगी, डिमांड होगी तो प्राइस बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब हमको जो है इकोनॉमी में ये चीज ध्यान रखना है कि हमको एक इन्फ्लेशन की एक पर्टिकुलर रेंज जो कि RBI ने फिक्स की हुई है, दैट इज 4 ± 2%, यानी कि 2 से 6% तक के इन्फ्लेशन रेट में हमको रहना है, ना तो हमको 6 के पार जाना है, ना हमको 2 के नीचे उतरना है। ठीक है, तो इस रेट को इसको मतलब एक तरीके से बैलेंस करने के लिए RBI समय समय पर अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज लाता रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वालिटेटिव मेजर्स यहाँ पे लिए जाते हैं और ऐसे कौन से डायरेक्ट एक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू UPSC जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।